हूं आपका दोस्त सुनील देशपांडे। एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल CHS नॉलेज सेंटर में। दोस्तों, आज मैं कुछ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी से रिलेटेड नए अपडेट्स आपके लिए लेकर आया हूं। आपके जो मेल्स आते हैं मुझे, मैं उनके बेसिस पे नए नए अपडेट्स फाइंड आउट करता हूं और आपके लिए ये वीडियो में नए नए अपडेट्स लेकर आता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 नए अपडेट्स बताने वाला हूं कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी से रिलेटेड। आइए देखते हैं वो नए चेंजेस क्या हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्शन से रिलेटेड नए जो GR आया है उसके बारे में। दोस्तों, GR नंबर 0120/70/13C इस डेटेड 17 जून 2020। इस GR को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के जो इलेक्शंस हैं उनको 3 महीने के लिए आगे पोस्टपोन कर दिया है। 17 जून इसका GR का डेट है। इससे 3 महीने इलेक्शंस आगे पोस्टपोन्ड हो गए। मतलब अब कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के जो मैनेजिंग कमिटीज़ हैं वो 17 सितंबर तक कोई इलेक्शंस कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, एट प्रेजेंट वो मैनेजिंग कमिटीज़ जिस किसी भी सिचुएशन में हैं, सेम उसी तरह से वो आगे काम करते रहेंगे। और इन केस अगर उन्होंने इलेक्शन के लिए एप्लीकेशन किया भी है और अगर उनका इलेक्शन प्रोसेस में भी हो, तो भी वो इलेक्शन के प्रोसेस को वहीं पे स्टॉप करके जैसे वो अभी काम कर रहे हैं उसी तरीके से 17 सितंबर तक काम करते रहेंगे। ये फर्स्ट चेंज है, फर्स्ट अपडेट है जो मैंने आपको बताया। दोस्तों, दूसरा जो चेंज है वो एक्टिव नॉन एक्टिव मेंबर्स से रिलेटेड है। जैसे हम लोग पहले AGM से पहले एक्टिव नॉन एक्टिव मेंबर डिक्लेयर करते थे, एक्टिव नॉन एक्टिव मेंबर के लिस्ट नोटिस बोर्ड पे लगाते थे और नॉन एक्टिव मेंबर्स को बाकायदा लेटर से हम लोग इन्फॉर्म करते थे कि यू आर डिक्लेयर्ड एज अ नॉन एक्टिव मेंबर। तो वो प्रोसीजर जो है अब वो स्थगित हो गया है। अब ये नए GR के हिसाब से महाराष्ट्र गवर्नमेंट के 23 जुलाई 2019 के GR के ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के वर्किंग को कंसीडर करते हुए सेक्शन 154B और 154B को कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में शामिल किया गया है। और सेक्शन 154B में मेंबर्स को एक्टिव या नॉन एक्टिव डिक्लेयर करने वाले सेक्शन 26 को शामिल नहीं किया गया है। तो दोस्तों, अभी ये जो रिसेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं उसमें जो सोसाइटीज़ एक्ट में सेक्शन 154B ऐड किया गया है, उसमें एक्टिव नॉन एक्टिव मेंबर डिक्लेयर करने के लिए जिस सेक्शन को हम रेफ़र करते थे 26, वो इसमें से अभी जो है उसको अलग कर दिया गया है। अब वो इसमें कोऑपरेटिव एक्ट में शामिल नहीं है। उसको ध्यान में रखते हुए अब आप एक्टिव नॉन एक्टिव मेंबर लिस्ट लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। रिसेंटली पुणे के एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ने एक्टिव नॉन एक्टिव मेंबर की एक लिस्ट जाहिर की थी, जिसके ऊपर उनको डेप्यूटी रजिस्ट्रार ने एक लेटर इशू किया था कि ये सेक्शन अब कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जो है वो 154B में से अब उसको अलग कर दिया गया है। सोसाइटीज़ जो हैं उसमें बहुत सारे सोसाइटीज़ आते हैं, जैसा आप भी जानते हैं। उसमें बैंक्स भी आ गए, कोऑपरेटिव बैंक्स आ गए,
उसमें मिल्क डेयरीज आ गए और बहुत से ऐसे सोसाइटीज़ होते हैं, लेकिन हाउसिंग सोसाइटी जो है उसको इसमें से अलग कर दिया गया है। अब हाउसिंग सोसाइटी में एक्टिव नॉन एक्टिव मेंबर्स को डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, ये जो तीसरा अमेंडमेंट है वो एफडीज के ऊपर मिलने वाले इंटरेस्ट से रिलेटेड है। एक्चुअली आज तक आप और मैं, हम सब जानते हैं कि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी अपने जो फंड्स है या जो सरप्लस है उसको एज अ एफडीज वगैरह बना के कोऑपरेटिव बैंक में अगर रखता है तो उसके ऊपर टीडीएस कट नहीं होता था। उसी तरह से नेशनलाइज्ड बैंक में अगर आपने एफडीज रखे हैं तो उसके ऊपर टीडीएस कट होता था। उसके ऊपर जितना आप इंटरेस्ट गेन करते हैं उस पर आपको टीडीएस कट होता था। लेकिन अभी रिसेंटली ये रिसेंट अप्रैल मई में रिजर्व बैंक और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आए हुए नए नोटिफिकेशंस को ध्यान में रखते हुए अब कोऑपरेटिव बैंक्स ने भी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ को वेरियस लेटर्स इशू करना स्टार्ट कर दिया है, जिसमें वो आपको इंटीमेट करते आपको काफ़ी लोगों को लेटर्स आ भी गए होंगे। तो अभी कोऑपरेटिव बैंक्स भी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के रखे हुए एफडीज पर जो इंटरेस्ट मिलता है उसके ऊपर टीडीएस कट करने लगे हैं। अभी ये इंटरेस्ट कितने पे कट करते हैं, तो ईयरली अगर आपको 40,000 से ज़्यादा इंटरेस्ट गेन हो रहा है तो कोऑपरेटिव बैंक आपके एक्रूड इंटरेस्ट, ईयरली एक्रूड इंटरेस्ट के ऊपर टीडीएस कट करेगा। अब इसमें कैसे है, अगर आपको बैंक से लेटर आ गया है या नहीं भी आया है तो आप बैंक में इंक्वायरी कर सकते हैं और अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से कांटेक्ट करके आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नॉन टीडीएस का सर्टिफिकेट ले सकते हैं। एक्चुअली आइदर आप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से कांटेक्ट कीजिए, वो आपको सजेस्ट करेंगे, मोस्टली 13 या 15 AA फॉर्म आपसे फिलअप करा के लेंगे। वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ये फॉर्म सबमिट करेंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस फॉर्म को वेरीफाई करता है और अगर उनको वो फॉर्म बराबर लगता है और वो सेटिस्फाइड हैं तो आपको नॉन टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करते हैं। वो सर्टिफिकेट का कॉपीज आप अपने अलग अलग कोऑपरेटिव बैंक्स को सबमिट कर सकते हैं। तो आपका बैंक आपने जो इंटरेस्ट अर्न किया है पूरे साल में, अगर वो 40,000 से ज़्यादा है तो उसके ऊपर वो टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा। अब इसमें क्या है, अगर इन केस ऑलरेडी उसने टीडीएस डिडक्ट कर दिया है, अगर उन्होंने टीडीएस कट करके आपको इंटरेस्ट पे किया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो सीए है वो रिटर्न फाइल करके क्लेम कर सकता है। तो दोस्तों, ये था थर्ड अमेंडमेंट। मैं आशा करता हूं कि जो अपडेट्स मैंने आपको बताए हैं वो आपके लिए यूज़फुल होंगे और आपको वो आपके डे टू डे रूटीन में काम आएंगे। दोस्तों, मैं आपके मेल्स और आपके सजेशंस के बेसिस पे ये नए नए वीडियोस लेकर आता हूँ। मैं आशा करता हूँ मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते होंगे। आपने जो मुझे रेस्पॉन्स दिया है मैं उसके लिए आपका बहुत आभारी हूँ। मैं आशा करता हूँ आप इसी तरह से मुझे रेस्पॉन्स देते रहेंगे और मेरा प्रोत्साहन बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।